लगातार आगे बढ़ रही है तो कई खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। अब आरोपी पुलकित आर्य के मोबाइल को लेकर कई खुलासे हुए हैं, तो वहीं अंकिता मर्डर केस को लेकर लोगों में गुस्सा लगातार बना हुआ है। दिल्ली में उत्तराखंड सदन में कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए रिपोर्ट। अंकिता मर्डर केस की तहकीकात में कई खुलासे। अंकिता की लास्ट लोकेशन से सुलझेगी गुत्थी। मोबाइल उगलेगा हत्याकांड के राज। एसआईटी कस रही लगातार शिकंजा। अंकिता हत्याकांड में पुलिस और एसआईटी लगातार जांच में जुटी हुई है। अंकिता की हत्या मामले में एसआईटी मंगलवार को वनंतरा रिजॉर्ट पहुंची। डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी ने रिजॉर्ट में छानबीन की। इस दौरान एसपी शेखर सुयाल भी मौजूद रहे। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से अभी यहाँ पर एसआईटी टीम आई थी और पुलिस बल, भारी पुलिस बल के बीच में यहाँ पर एसआईटी टीम आई और करीब आधा घंटा जांच कर यहाँ पर एसआईटी की टीम ने मीडिया से रूबरू हुई और पी रेणुका देवी जिनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम ने यहाँ पर जांच करी। उनका कहना है कि काफी चीजें हमारे यहाँ पर हाथ लगी है, जो कि पूर्व कर्मचारियों के जो मेंटेन रजिस्टर थे वहाँ पर उनको कॉन्टेक्ट भी मिले हैं, उनसे भी संपर्क किया जाएगा कर्मचारियों से। साथ में कई चीजें यहाँ पर उनके हाथ लगी है, कई तरीके के दस्तावेज आवश्यक हाथ लगे हैं। वहीं रिजॉर्ट में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। रिजॉर्ट के अंदर करीब 1 घंटे तक एसआईटी की जांच चली। बाद एसआईटी का टीम के द्वारा लगातार कहां पर डेड बॉडी मिला है, कहां पर घटना हुआ करके बताया है एंड रिसोर्ट है, उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऐसे सीसीटीवी हैं, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है हमारे। अंकिता मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कई खुलासे भी हो रहे हैं। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें पुलकित की लास्ट लोकेशन के बारे में पता चला है। पुलकित के मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो इस पूरे केस से जुड़ी हुई हैं। पुलकित ने पुलिस को बताया था कि अंकिता ने उसका मोबाइल नहर में फेंक दिया था, लेकिन अंकिता की हत्या के बाद भी आधा घंटे बाद तक पुलकित का मोबाइल एक्टिव था। उसके फोन के ईएमआई नंबर और उसकी कॉल डिटेल से ये पता चला है कि हत्या के बाद भी आधे घंटे बाद तक उसका फोन पूरी तरह से एक्टिव था। पुलिस को ये भी पता चला है कि पुलकित के नंबर से अंकिता के दोस्त पुष्पदीप से बात होती रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम अब पुलकित के उस मोबाइल को तलाशने में जुट गई है, जिससे अंकिता की हत्या के अहम सुराग मिल सकते हैं, जिसके लिए पुलिस पुलकित की कस्टडी रिमांड को लेकर पुलकित से मोबाइल बरामद करने की कोशिश करेगी। पुलकित का मोबाइल मिलता है तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अंकित पर यह दबाव होगा कि आखिरकार वो पुलिस को मोबाइल बरामद कराए, क्योंकि अब तक वो जानकारी दे रहा है वो झूठी है। सीडीआर से कॉल डिटेल रिपोर्ट के जरिए ये सारी चीज क्लियर है कि अंकिता की लास्ट लोकेशन चीला नहर रोड की थी। अंकिता की लास्ट लोकेशन उसी क्षेत्र की थी जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली है। वहीं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली तक आवाज उठ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला। उत्तराखंड सदन के बाहर मंत्री सतपाल महाराज के सामने महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब अगर हम अपने सीएम सर के सामने बात रखना चाहते हैं अंकिता भंडारी केस में क्या चल रहा है, उसके लिए हम बात करना चाहते हैं, जब वो उसके लिए हमसे मिल नहीं रहे, जब वो हमें मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है वो उस केस पे कुछ करेंगे? हमारी मांग है, हम जल्द से जल्द फांसी की सजा चाहते हैं। जिस वक्त ये नारेबाजी चल रही थी तब सीएम धामी भी उत्तराखंड सदन में ही मौजूद थे। यानी कि साफ है कि अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मांग हर तरफ उठ रही है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, ऋषिकेश से अमित कंडियाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो अंकिता मर्डर केस में एक के बाद एक अहम फैसले और एक अहम सुराग पुलिस और एसआईटी के हाथ लग रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पटवारी सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं।
अंकिता हत्याकांड में पुलिस से लेकर एसआईटी हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। इस बीच अंकिता की हत्या से जुड़े अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बैराज का सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है। फुटेज में अंकिता आरोपी पुलकित आर्या की बाइक पर बैठी हुई नजर आती है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर अंकिता की हत्याकांड में एक और एक्शन लिया गया। अंकिता की हत्या के बाद से फरार चल रहे पटवारी वैभव प्रताप को डीएम के आदेश पर सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पटवारी वैभव की संपत्ति की भी जांच होगी। अंकिता के मर्डर के बाद से प्रदेश के पटवारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अंकिता की हत्या के मामले में पटवारी सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं अंकिता कांड से जुड़ी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। इसमें उत्तराखंड में पटवारी सिस्टम खत्म करने की मांग की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में साल 2019 में दाखिल की थी, मगर अब तक वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध ही नहीं की गई है। लेकिन अंकिता की मौत के बाद पटवारी सिस्टम पर उठ रहे सवालों के बाद अब इस कानून में बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में इन दिनों पटवारी यानी कि राजस्व पुलिस सिस्टम खत्म करके पहाड़ों में भी सिविल पुलिस की व्यवस्था लागू करने की मांग तेज हो चली है। पहले स्पीकर ऋतु खंडूरी ने राज्यपाल को इस संदर्भ में पत्र लिखा और अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि पटवारी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सभी जगह सिविल पुलिस के थाने चौकियां खुलने चाहिए। इसके बारे में मेरे को हलवा चुनाव वगैरह बहुत ज्यादा मेरे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा था मुझे, क्योंकि वहाँ कोई जिनको जाना था वो किसी कारण से नहीं जा पाए, तो फिर मैं गया था। तो मैं केवल एक प्रोग्राम में गया था जिला पंचायत में, लेकिन पार्टी ने बहुत मेहनत की है, पूरी ताकत पार्टी ने लगाई है, तो मुझे लगता है प्रणाम चाहिए। तो पटवारी सिस्टम को लेकर लगातार जो है वो सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि इस व्यवस्था को जो है खत्म कर देना चाहिए। आखिर क्या है पटवारी सिस्टम, ये भी आपको बताते हैं। तो उत्तराखंड में कुल 9 पर्वतीय और 4 मैदानी जिले हैं। ब्रिटिश राज में पटवारी या राजस्व पुलिस की व्यवस्था जो है वो शुरू हुई थी और अब इस व्यवस्था को खत्म करने की जो मांग है वो यहां पर की जा रही है। तो साल 1816 में पटवारियों के लिए 16 पद सृजित किए गए। पटवारियों को पुलिस राजस्व संग्रह भू अभिलेख का काम भी दिया गया। तो उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्तियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के आदेश और शासन की स्वीकृति के बाद कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। तो सोमवार को 40 कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लेटर दिए गए। मंगलवार को भी करीब 100 कर्मचारियों को बर्खास्तगी के पत्र दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के मामले में अब शासन के आदेश के बाद कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं विधानसभा के बाहर हूं। आप देखिए, विधानसभा में सोमवार को 40 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर दिए गए हैं, क्योंकि जिन कर्मचारियों को हटाया गया था, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमोदन के लिए शासन को भेजा था। सीएम के अनुमोदन के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिया और उसके बाद सोमवार को 40 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। और इसके साथ ही आज यानी मंगलवार को करीब 100 और कर्मचारियों को भी टर्मिनेट किया जाएगा, जिनको बर्खास्त किया जा रहा है। उनके तमाम जो लेटर हैं वो उनको सौंपे जाएंगे। आप देखिए, विधानसभा में जहां कर्मचारियों का जमावड़ा दिखता था, जहां अच्छी खासी भीड़ दिखती थी, उनमें से अब तक 228 जो कर्मचारी हैं वो हटाए जा रहे हैं। इसलिए अब विधानसभा में भी ये सन्नाटा दिख रहा है। हालांकि सोमवार मंगलवार जो वर्किंग डेज होते थे, उनमें यहाँ इस तरह का सन्नाटा इससे पहले कभी नहीं दिखा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद आप देखिए बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हटाए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको अब भीड़ भाड़ भी यहाँ पर कम नजर आ रही है। मंगलवार को करीब 100 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर दिए जाने हैं और स्पीकर ने कहा है कि अब ये कार्रवाई तेजी से की जा रही है और अगले 1 से 2 दिन में लगभग सभी 228 कर्मचारियों को उनके बर्खास्तगी के लेटर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ भी जांच जल्द ही बैठ सकती है। उन्हें सस्पेंड किया गया, उनके सस्पेंशन के लेटर भी जारी हो चुके हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो विधानसभा बैकडोर भर्तियों में हुई धांधलेबाजी पर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्षा ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि जो भी भर्तियां नियम के विरुद्ध हुई है उन्हें निरस्त किया गया है। जांच में पाया गया है कि भर्तियों में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नए विधानसभा सचिव की तलाश है जो कि विधानसभा से संबंधित कामों का सही से संचालन कर सके। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी भर्तियां हुई हैं वो नियम विरुद्ध हुई हैं। चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35 लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं और ये धीरे धीरे प्रोसेस 1-2 दिन में समाप्त। तो रुद्रप्रयाग में बद्री केदार मंदिर समिति ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। मंदिर समिति ने मध्य यात्रा काल में 70 कार्मिकों का तबादला किया, जबकि शहरी विकास विभाग में हाल ही में हुए 72 तबादलों पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उस पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके मंदिर समिति ने तबादला एक्ट का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री को ही बाईपास कर दिया है। तो बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष के अनुमोदन पर तबादला एक्ट को धता बताते हुए सीओ ने चारधाम यात्रा के मध्य में ही मंदिर समिति में तबादलों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी पर सवाल भी उठाए हैं। भाई भतीजा बात करने वाले लोगों को आप जो है जिम्मेदारियां देते हैं और वो किस प्रकार जो है जिम्मेदारियों से जो है इतर अपने परिजनों को लाभ देने के लिए किसी की भी छाती पे चढ़ बैठते हैं। अब बताइए, उस मंदिर समिति में बहुत सारे पुराने कर्मचारी होंगे जो वरीयता क्रम में आ रहे होंगे, आप उनको दे देते। अगर प्रमोशन भी देना था तो आपका अपना ही भाई रहेगा क्या? पता नहीं ये कौन सा जो है नियम चल रहा है बद्री केदार मंदिर समिति में। तो इस पे तो जो है बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं कि इस पे जांच हुई तो अभी आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने में इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के आपको मामले दिखेंगे कि वो जो है हर फैसला टर्न डाउन करना पड़ेगा अगर जो है नियमानुसार जाएंगे। और अब देहरादून से बड़ी खबर, डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले। तो दून में मंगलवार को मिले 45 नए मरीज। तो अब तक जिले में 716 मरीजों की डेंगू में की पुष्टि हुई है। 13 नए मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ बैठकों तक सिमटा हुआ है, तो डेंगू को लेकर बैठक में नहीं निकल रहा है हल। तो बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। डेंगू के लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। दून में मंगलवार को 45 नए मरीज मिले और अब तक अगर जिले में बात करें तो 716 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तो कोरोना के बाद अब डेंगू का जो प्रकोप है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग की तरफ से आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में हरिद्वार को गंगा टाउन श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान मिला है। जनवरी से मार्च माह तक ये सर्वेक्षण गोपनीय तरीके से किया गया था। सर्वेक्षण में करीब 75 शहरों को शामिल किया गया था जो गंगा के किनारे बसे हैं। इनमें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे शहर शामिल थे। इन 75 शहरों में हरिद्वार को प्रथम स्थान मिला। 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नगर निगम को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। खुशी की बात है कि हरिद्वार को पहले जब देखो आप हीरा बल्लभ त्रिपाठी के समय मिला था, आज हरिद्वार को फिर मिल रहा है। देखो उनमें शिव मूर्ति मिली थी गिफ्ट में। आज हमें निगम को बहुत खुशी हो रही है। में जो हमारा जनवरी से लेकर मार्च तक हुआ था 2022 में, तो उसी के तहत हम लोगों को आज एक रिटर्न कंफर्मेशन मिली है हुआ से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें हम लोगों को 1 अक्टूबर के लिए वहाँ पर इन्वाइट किया गया है और उसमें हम लोगों को प्रेसिडेंशियल अवार्ड की बात की गई है। तो बहुत खुशी का माहौल है। सभी हमारे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं। और
तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैन्यधाम निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सैन्यधाम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारा संकल्प है कि 2023 तक इसका काम पूरा किया जाए। तो जोशी ने कहा है कि 182 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव दिया गया है। सैन्यधाम क्षेत्र में पावर हाउस बनाया जाना है, जिससे क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान किया जा सके। तो उधम सिंह नगर में एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद जसपुर के कोतवाल को निलंबित कर दिया गया। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने जसपुर के कोतवाल को तत्काल निलंबन के आदेश जारी किए हैं। मामले की जांच सीओ काशीपुर को सौंपी है। महिला ने जसपुर के कोतवाल अशोक कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए डीजीपी से सीधे शिकायत की थी। तो महिला का आरोप था कि वो कुछ समय पहले कोतवाल अशोक के संपर्क में आई थी और इसके बाद से कोतवाल उससे लगातार बात करने लगे। अपने झांसे में लेकर कोतवाल अशोक कुमार ने उसका यौन उत्पीड़न किया। तो बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रहा है। तो 29 और 30 सितंबर को देहरादून के सेलाकुई के भागीरथी रिजॉर्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रशिक्षण शिविर उत्तर पश्चिम के 8 राज्यों के 400 प्रतिनिधि जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में जिन राज्यों की भागीदारी है उनमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली के साथ साथ उत्तराखंड किसान प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो 14 सत्रों में कई विषयों पर इस प्रशिक्षण शिविर में मंथन किया जाएगा। हमारा 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में देहरादून में ये प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है, जो 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा और 30 तारीख को समापन होगा। और हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समापन जो 30 तारीख को होगा उसको हमारे माननीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय बीएल संतोष जी करेंगे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी रहेंगे। ये हमारा 29 और 30 तारीख को जो हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग उत्तर क्षेत्रीय नॉर्थ जोन तैयार हुआ है, उसकी हमें मेजबानी का अवसर मिला, हमें मेहमान नवाजी का अवसर मिला। तो हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति भी है अतिथि देव भव। तो सब लोग यहाँ पर जो आए तो उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमने अपने किसान मोर्चा के और अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।